फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सर्च वारंट क्या होता है। इसमें हमारा ये पार्ट 3, इससे पहले के 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले वाले वीडियोज़ में हमने बात की थी सेक्शन 91 और 92 में सम्मन्स की बात की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। फिर हमने 93 की सर्च वारंट इशू कैसे होता है अंडर सेक्शन 93 ऑफ CRPC, वो भी हमने बात की। आज हम बात करेंगे 94 से 96, यानी कि किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में। जैसे कि हमने कहा था कि जो सर्च वारंट है ये 6 कंडीशंस में इशू होता है अंडर CRPC। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ में सर्च वारंट से रिलेटेड ये 3rd वीडियो है। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 7 जो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, ये आपका बात करता है फॉर दी सर्च वारंट्स, और उसमें 94 से 96 ये बात करता है आपका कि कुछ स्पेशल केसेस में, जब मान लीजिए कहीं स्टोलन प्रॉपर्टी या फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा पब्लिकेशन है, कोर्ट की क्या पावर्स हैं, क्या कर सकता है, यहाँ पे कौन इशू कर सकता है सर्च वारंट, इन सारी चीज़ों का समझना है। अभी तक चैप्टर 7 में हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, हम सम्मन कवर कर चुके हैं। ये सम्मन फॉर अपीयरेंस नहीं है। फॉर अपीयरेंस कहाँ पढ़ते हैं हम? चैप्टर 6 में पढ़ते हैं फ्रॉम 61 टू 69। यहाँ पे फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग और डॉक्यूमेंट, जब उसके लिए सम्मन इशू होता है तो 91 से 92 में। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देख लें। दूसरी चीज़ यहाँ क्या कवर कर चुके हैं हम कि व्हाट इज़ सर्च वारंट, सर्च वारंट होता क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा है। ये सेक्शन 93 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों को जरूर देख लें। अगर अभी तक नहीं देखा तो उनको देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और आज हम बात करेंगे 94 से 96 तक कि गवर्नमेंट कब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक वारंट जारी कर सकते हैं किसी ऐसी जगह का, ऐसा प्लेस की सर्च करने के लिए जो सस्पेक्टेड होती है। 94 में 95 में जानेंगे कि कोई ऐसा पब्लिकेशन जो एंटी नेशनल कुछ ऐसा है, तो उन किन किन IPC की धाराओं के तहत अगर वो पनिशेबल है तो वहाँ पे वारंट इशू किया जा सकता है, और 96 में उसकी अपील क्या होगी। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 94 पे। ये कहता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड, जहाँ पे आपका एक कोई सस्पेक्टेड हो प्लेस, किस वजह से कि दैट प्लेस कंटेन अ स्टोलन प्रॉपर्टी, वहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी रखी जाती है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, इस टाइप की कोई चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले एक बार बेर एक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट कहता है कि इफ़ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देखिए इनको हाईलाइट कर लें, DM, SDM और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC, अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, देखिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट उसके ऊपर उनको इंक्वायरी करना है अगर उनको सही लगता है उसके ट्रुथ के लिए, और उनके पास रीज़न टू बिलीव है दैट एनी प्लेस इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। अब यहाँ ये भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या क्या हैं। टू विच दिस सेक्शन अप्लाई दैट any such actionable article is deposited in any place may by warrant authorize any police officer above the rank of constable। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो समझिए। आप एक काम करें कि आपका जो बेर एक्ट है, जिस साइज़ का बेर एक्ट है उस साइज़ के ना वाइट पेपर्स काट लें, या फिर आप स्टिकॉन्स ले आएँ और उस पर इस टाइप की चीज़ें लिख लें। जो मैं अभी बना रहा हूँ उसको उस पेपर पर बनाएं और आपके बेर एक्ट में उसको चिपका लें टेप से, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज इंसर्ट हो जाएगा। जब भी आप रिवीजन करेंगे एट दैट टाइम ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो मैं भी बता रहा हूँ। देखिए कैसे हमें क्या करना है, DM, SDM एंड JMFC। थोड़े से हम शॉर्ट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि भाई लीगल स्टूडेंट है, वर्ड्स को तो हमें अच्छे से जानते ही हैं। देन अपॉन इंफॉर्मेशन, अपॉन इन्फो एंड after inquiry if necessary। भाई upon info they will do inquiry, they have a reason to believe, they have reason to believe। क्या reason to believe है कि any place जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है is क्या है, वो
चोर मार्केट है। आप ऐसे फनी वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। इज अ प्लेस यूज्ड बाय चोर, डाकू, ठीक है। इस टाइप से आप कोई एक ऐसा वर्ड अपना लिख लें। और पर्पज क्या है इसका, यहाँ पे पर्पज क्या है कि पर्पज देखिए इसका थोड़ा सा बड़ा है। पर्पज, पहला पर्पज क्या है कि स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, इसका सेल हो रहा हो, इसका डिपॉजिट हो रहा हो, दो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और जो दूसरा है वो है आपका ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स। अब ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स का क्या है कि उनका प्रोडक्शन हो रहा हो, उनकी सेल हो रही हो, या फिर उनका डिपॉजिट हो रहा हो। क्योंकि स्टोलन प्रॉपर्टी का प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दे विल इशू अ सर्च वारंट। क्या करेंगे, इशू कर देंगे, क्या कर देंगे, सर्च वारंट। किसको, एक पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, अबव कांस्टेबल। अब देखिए ये यहाँ स्पेस कम है तो आप थोड़ा सा स्कोर अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। अभी यहाँ पे क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, इस सेक्शन ने देखिए एक्सप्रेसली ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि DM, SDM एंड JMFC, ये आपके JMFC हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यही तीन अथॉरिटी हैं जो कि ऑथराइज है टू इशू अ सर्च वारंट अंडर दिस सर्कमस्टांसिस। दूसरी चीज़ क्या है, दे विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट दे विल डू इंक्वायरी, एंड आफ्टर इंक्वायरी दे विल हैव अ रीजन टू बिलीव, उनके पास रीजन टू बिलीव होगा कि एनी प्लेस इज ए चोर मार्केट, इट मीन्स वहाँ पे चोरी का सामान रखा जाता है, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं। इन दैट केस क्या हो गया, क्या प्रूव हुआ कि किसी प्लेस में क्या हो रहा है, बाय चोर्स स्टोलन प्रॉपर्टी को सेल या डिपॉजिट करने के लिए, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स को प्रोडक्शन, सेल या डिपॉजिट करने के लिए। देन दे विल इशू सर्च वारंट एंड दिस सर्च वारंट इशू टू पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, हु इज ऑथराइज टू इशू सर्च वारंट, तीन अथॉरिटी। व्हाट इज द रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर टू हुम द वारंट इज इशूड, तो भाई अबव द कांस्टेबल। तो ये चीज़ें हैं और किस किस पर्पज के लिए होगा, स्टोलन प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स। अब जो आपने वारंट इशू किया था किसको, पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल को, अब उस वारंट का क्या पर्पज होगा, पर्पज ऑफ वारंट, ये भी उसके आगे आप बना लें, पर्पज ऑफ वारंट। जहाँ तक हमने बनाया था टू दी पुलिस ऑफिसर अबव कांस्टेबल, यहाँ तक वो चार्ट बना था हमारा। अब उसी चार्ट को आप आगे क्या करें, यहाँ आप लिखें कि पर्पज ऑफ वारंट, कि वारंट का पर्पज क्या होगा, क्या क्या होगा। पहली बात तो वहाँ पे टू इंटर, फर्स्ट कंडीशन, विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, उस जगह पे जाने का असिस्टेंस के साथ में। दूसरी चीज़ क्या है, टू सर्च, सर्च करने के लिए, द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, जैसा वारंट में बताया गया है। उसके बाद टू टेक पोजेशन, भाई जो पोजेशन जितने वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल आइटम या स्टोलन प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी है अगर रीजनेबली सस्पेक्ट है वो स्टोलन है या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, तो उसको क्या करना है, अपने पोजेशन में ले लेना है। और फिर है टू कन्वे दैट प्रॉपर्टी टू मैजिस्ट्रेट, टू कन्वे प्रॉपर्टी टू मैजिस्ट्रेट, उस प्रॉपर्टी को कन्वे कर देना मैजिस्ट्रेट को। और गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट, और अदरवाइज टू डिपॉजिट ऑफ इट इन द सम प्लेस ऑफ सेफ्टली, या तो वहाँ पे जब तक ऑफेंडर को नहीं ले जाते मैजिस्ट्रेट के सामने उसको गार्ड करेगा या किसी सेफ प्लेस पे रख देगा। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी से बॉन्ड लेकर भी वहाँ पे उसको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में भी रखा जा सकता है। एंड ही विल टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मैजिस्ट्रेट एवरी पर्सन, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लें, एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस। ये आपके वारंट के पर्पज हो गए। ऐसे आप छोटा सा एक चार्ट बना सकते हैं। 94 के 1 में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके 2 पे। अब 2 आपको बता रहा है कि ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होंगे।
काउंटरफिट क्वाइंस होंगे, आपके पीस ऑफ मेटल मेड इन कंट्रावेंशन मेटल टोकन एक्ट 1889, या फिर जो सेक्शन 11 है कस्टम एक्ट का, उसके तहत में ऐसे पीस ऑफ मेटल्स, काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प्स, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट जो आपका आईपीसी बात करता है सेक्शन 292 में, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल जो इन आइटम्स को बनाने में यूज होता हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स कहेंगे। यानी कि ये काउंटरफिट क्वाइन हो गया, काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट स्टैम्प, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट, ये सब कहाँ पढ़ते हैं आप? एक अगर मैं यहाँ पे क्लॉज बी को छोड़ दूँ तो बाकी सब आपको कहाँ मिलेंगे? आईपीसी में मिलेंगे, रेस्ट ऑल विल आईपीसी। और यहाँ पे आपका मेटल टोकन एक्ट और कस्टम एक्ट उन्होंने बता ही दिया है। अब इसके लिए जब ये ऐसा सर्च वारंट जाएगा तो उसके लिए फॉर्म नंबर 11 यूज होगा। कौन सा यूज होगा? फॉर्म नंबर 11 यूज होगा। अब आते हैं 95 पे। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। में कुछ ऐसे पब्लिकेशन हैं जिनको फॉरफिट कर देंगे हम। कैसे हो सकते हैं भाई? कोई सेडिशन है, आप देशद्रोह का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप ऐसे पब्लिकेशन लेके आ रहे हैं जो दो किसी ग्रुप्स के बीच में रिलीजन, बर्थ, रेस, कास्ट, इसके ऊपर लोगों को झगड़ा करा रहे हैं, एंटी नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्ससीन बुक्स बेच रहे हैं, आप ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट बेच रहे हैं यंग पर्सनस को, ठीक है, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को भी आजकल आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप किसी भी पब्लिकेशन से आ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरफिट कर सकती है। ये इतनी सी बात कह रहा है। अब देखिए इसका भी हम एक बार पढ़ते हैं। एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, तीन चीज़ें हैं, यहाँ भी तीन चीज़ें हैं। व्हेन एवर प्रिंटेड, जब भी ये प्रिंट होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो जो कंटेंट है उनमें जो कंटेंट है वो उस पब्लिकेशन में पनिशेबल है अंडर 124A। 124A क्या है आपका? सेडिशन, राजद्रोह, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। 153A, 153B, चैप्टर 10 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इन दैट केस 153A किस लिए यूज होता है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, बर्थ, रेस, कास्ट। 153B दैट इज एंटी नेशनल इंटीग्रेशन की बातें करते हो आप। 292 में आप सेल एटसेट्रा ऑफ दी ऑब्ससीन्स बुक्स, ऑब्ससीन्स ऑब्जेक्ट्स टू द यंग पर्सन। और भाई 295A यूज होता है जहाँ पे आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट कंडीशन ये आईपीसी की अगर इन धाराओं के तहत वो कंटेंट इन सेक्शंस के अंडर में आता है, इन धाराओं में आता है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसमें ग्राउंड बताएगी कि उसे ऐसा क्यों लगा। अपना ओपिनियन बताने के बाद एवरी कॉपी ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर कंटेनिंग सच मैटर, एवरी कॉपी ऑफ सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है, फॉरफिट कर लेगी गवर्नमेंट। देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम व्हेन एवर वेयर एवर फाउंड इन इंडिया। जब कहीं जहाँ कहीं भारत में मिल जाए तो उसको वो सीज कर सकता है। एंड एनी मैजिस्ट्रेट मे बाई वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। देखिए पिछले सेक्शन में आप कह रहे थे अबो द रैंक ऑफ कांस्टेबल, अभी आप कह रहे हो अबो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। SI से नीचे नहीं हो सकता है। टू इंटर एंड सर्च द सेम एनी प्रीमिसेस वेयर एनी कॉपी इज फाउंड, सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट मे बी और मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी। अब देखिए ये आपका सब सेक्शन 1 है। अब यहाँ पे क्या कुछ कहता है हम उस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसका चार्ट बना लीजिए, दूसरा पेपर तैयार रखिए, इसका भी चार्ट बना लीजिए। कोई भी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर या फिर बुक या फिर आपका एनी डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें अगर हैं, ये तीन अगर हैं, ये जब भी प्रिंट की जाएंगी,
व्हेन एवर प्रिंटेड, और प्रिंट होने के बाद इनका जो कंटेंट है, क्या है, कंटेंट इन डॉक्यूमेंट्स का, वो गवर्नमेंट को अपीयर होता है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। कैसा अपीयर होता है, ठीक है, कि वो पब्लिकेशन का जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ दैट पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन हुआ है वो पनिशेबल है। क्या है, दैट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। आईपीसी में पनिशेबल है। अब आईपीसी में कैसे पनिशेबल है, आईपीसी की कुछ धाराएं हैं यहाँ पे, वो धाराएं आप लिख लीजिएगा। सेक्शन 124A लिखिए, सेडिशन। सेक्शन 153A लिखिए, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, रिलीजन, बर्थ, रेस, कास्ट, लिख लीजिएगा इनके साथ साथ। 153B लिखिए, एंटी नेशनल इंटीग्रेशन। सेक्शन 292 आपका सेल एटसेट्रा ऑफ ऑप्शंस बुक्स। सेक्शन 293 ये बात करेगा आपका ऑप्शंस ऑब्जेक्ट टू दी यंग पर्सन। एंड सेक्शन 295A जहाँ पे रिलीजियस फीलिंग्स को, बिलीव्स को कोई नुकसान पहुँचाने वाली बात आप कर रहे हैं, इन दैट केस, उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। तो अब इन धाराओं के तहत यहाँ तक गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी कि हाँ भाई ये है। तो इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से चार्ट बनाना शुरू कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट किसे, बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन में क्या करना है उसको, अपना स्टेटिंग ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, अपने ओपिनियन के ग्राउंड्स बताना है, ये मैंडेटरी है। और ये ग्राउंड बताने के बाद वो क्या, उस नोटिफिकेशन में क्या रहेगा कि भाई एवरी कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर बुक गवर्नमेंट सीज कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, उसकी एवरी कॉपी विल बी फॉरफिटेड, वो फॉरफिटेड बाय गवर्नमेंट। ये क्या है, ये आपके नोटिफिकेशन में कंटेंट दे दिया जाएगा। एंड जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो वहाँ पे एनी मैजिस्ट्रेट, देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि कोई भी, बट यहाँ पे लिखा गया कि एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट। पीछे हम पढ़ रहे थे डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बट यहाँ पे एनी मैजिस्ट्रेट है, कोई भी मैजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेगा, पुलिस अफसर को एक वारंट इशू करेगा, और पुलिस अफसर नॉट बिलो एसआई, एसआई से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा एसआई कि वो ऑथराइज कर देगा वारंट के थ्रू कि वो पुलिस ऑफिसर उन सबको सीज कर ले एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। ये आपका सेक्शन क्या हो गया, 95 हो गया। अभी 95 का सब सेक्शन 2 देखिए, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कुछ आपको 95 सब सेक्शन 2 जो डेफिनेशन बता रहा है सिर्फ, ये कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर है या बुक है, दे हैव द सेम मीनिंग एज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट 1867, उसके हिसाब से वही डेफिनेशन मानी जाएगी। अब 95 का 3 क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट की बता दी इसने कि देखिए डॉक्यूमेंट, और आप कहाँ पढ़ते हो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। बट यहाँ पे एक्सप्रेसली लिख दिया इसने कि पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। अब सब सेक्शन 3 एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है कि आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते भैया। लेकिन एक एक्सेप्शन भी दे दी ना साथ में, अदर देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96। और यहीं से सेक्शन 96 निकला कि सेक्शन 96 के तहत अपील की जा सकती है। एग्रीव्ड पार्टी जिसका पब्लिकेशन सीज कर दिया गया है वो अंडर सेक्शन 96 अपील कर सकता है। अभी 96 के अपील के प्रोविजंस देखते हैं कि अपील के प्रोविजन वहाँ पे क्या क्या है। एप्लीकेशन टू दी हाई कोर्ट, सबसे पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे क्या आ गई कि जो अपील आप कह रहे हो यहाँ पे, ये अपील सीधी आप हाई कोर्ट ही कर सकते हो और कहीं नहीं होगी।
हाई कोर्ट से नीचे नहीं होगी। और अगली बात ये कह रहा है कि एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, भाई जिस किसी का इंटरेस्ट है, जो अपील करना चाहता है कि जो सेक्शन 95 में फॉरफिट कर ली है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का हाईलाइट कर ले, विद इन 2 मंथ्स। बट ये 2 मंथ कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, जब वो डिक्लेरेशन ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट हुआ तब से। अप्लाई टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड that issue of newspaper or book or other document in respect of which declaration was made did not contain any matter। हम कह रहे हैं कि जो हमने सेक्शन 95 में जो मैटर पढ़े थे, क्या क्या मैटर पढ़े थे कि जो आपका 124A था, 153A था, B था, 292, 293, 295A, वो नहीं है जनाब, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट झूठ बोल रही है यहाँ पे। तो झूठ बोल रही है तो क्या भाई, जब एप्लीकेशन दोगे आप हाई कोर्ट में, वो पहली बात तो क्या है कि एक स्पेशल बेंच के द्वारा सुनी जाएगी, जिसमें कम से कम 3 से ज़्यादा जज होने चाहिए, 3 और मोर जजेस। वो स्पेशल बेंच ही सुनेगी हाई कोर्ट की उस केस को, वहाँ पे एप्लीकेशन लगेगी। और मान लो कोई ऐसा हाई कोर्ट है कि जहाँ पे लेस देन 3 जजेस हैं, तो स्पेशल बेंच जो है वो ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा आजकल कहीं नहीं है। अब इसमें एक सब सेक्शन 3 आ जाता है जो और इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब एप्लीकेशन की हियरिंग होगी तो जो भाई एविडेंस कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, इन रेफरेंस ऑफ एनी न्यूज़पेपर का कुछ है हमारा डिस्प्यूट, और उसके लिए हियरिंग होनी अंडर सेक्शन 96, तो वहाँ पे कॉपी है ना उस न्यूज़पेपर की, जो वो एविडेंस में दी जा सकती है। किस लिए? ताकि कोर्ट उसका नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन वो देख सके, कि जिसके बारे में जो गवर्नमेंट कह रही है अपने ओपिनियन बताएं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट, कि भाई गवर्नमेंट ने सही से सीज किया कि नहीं किया। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ दैट इशू ऑफ न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड कंटेन्ड एनी मैटर एज रेफरेंस सब सेक्शन 192, तो वो क्या करेगा? सेट असाइड कर देगा। हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन से एंटी हो जाता है, मना कर देता है, तो क्या करेगा? छोड़ दे, बोले छोड़ दो भाई, कोई फॉरफिटेड नहीं होगा। अब मान लो जजेस के बीच में ओपिनियन हो जाता है, क्योंकि आपने कहा 3 और मोर, हालांकि हमेशा ऑड नंबर ही रहता है बेंच में, तो जहाँ पे मेजोरिटी होगी, अगर 2-1 की उससे पास हुआ तो जो मेजोरिटी है वो डिसीजन माना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 94 से 96 के तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं और आपका कोई एडवाइस या सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे मेल करके बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और वीडियो अगर सच में अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिनी हैबियस कॉर्पस सेक्शन 97 ऑफ CRPC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।